जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग रिवीजन करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के तहत चैप्टर 2। इसमें हम लोग आज रिवीजन करेंगे सब्जेक्टिव का। यह नोट्स ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा रोशन सर के द्वारा प्रकाशित क्लास नोट्स है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसका रिवीजन। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन होने के बाद बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ये राज्य पहले मुगलों के अधीन हुआ करता था। अब देखेंगे बंगाल। मुगलों के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया। बाद के वर्षों में औरंगजेब के निधन होने के बाद मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली। मुर्शिद कुली खां ने 1722 ईस्वी में मुर्शिदाबाद नामक नगर को बसाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। बंगाल जब मुगलों के अधीन था तो उसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी, लेकिन जब बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हो गया तो बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बना दिया गया। आगे देखेंगे। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उड़ीसा की सूबेदारी भी मुर्शिद कुली खां को दे दिया। मुर्शिद कुली खां ने तकाबी ऋण किसानों को देना प्रारंभ किया तथा कर की वसूली करने को लेकर इजारेदारी प्रथा शुरुआत की। मुर्शिद कुली खां ने जब बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया, इसके खिलाफ सीताराम राय और सुजात खां, निजात खां इत्यादि के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसे मुर्शिद कुली खां ने आसानी से दबा दिया। शासन प्रशासन करते हुए मुर्शिद कुली खां का निधन 1727 ईस्वी में हो गया। उनका उत्तराधिकारी उसका दामाद शुजाउद्दीन बना, जिन्होंने सैद्धांतिक तौर पर बिहार का विलय बंगाल प्रांत में किया तथा बिहार का उपसूबेदार अलीवर्दी खां। शुजाउद्दीन का 1739 ईस्वी में निधन हो गया। शुजाउद्दीन का निधन कब हुआ? तो 1739 ईस्वी में हो गया। निधन हो जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब उसका बेटा सरफराज खां बना, जो काफ़ी अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का था। आगे देखते हैं गिरिया का युद्ध। यह युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ। इस युद्ध में अलीवर्दी खां की जीत हुई। आगे देखेंगे अलीवर्दी खां। कार्यकाल है 1740 से 56। अलीवर्दी खां का कार्यकाल 1740 से 56। अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब बनने के बाद मुगलों को कर देना बंद कर दिया तथा उस कर की राशि से बंगाल का विकास किया, जिस कारण बंगाल काफ़ी समृद्ध हो गया और इसलिए अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया और कहा कि अगर मधुमक्खी को न छेड़ा जाए तो वह शहद देती है और अगर छेड़ दिया जाए तो वह काट कर खा जाती है। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी करने से रोक लगा दिया। आगे देखेंगे अलीवर्दी खां के समय मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया। मराठों की जीत हुई। तत्पश्चात अलीवर्दी खां ने मराठों के साथ समझौता किया। समझौता के तहत उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे दिया तथा 6 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया। अलीवर्दी खां का निधन। अब अलीवर्दी खां का निधन देखेंगे 1756 ईस्वी में। याद रखेंगे अलीवर्दी खां का निधन 1756 ईस्वी में हो गया। उसका उत्तराधिकारी उसका नाती सिराजुद्दौला बना। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका नाती सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला के देखेंगे। सिराजुद्दौला का कार्यकाल 1756 से 57, केवल 1 वर्षों के लिए। सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने का विरोध उसकी मौसी घसीटी बेगम, जो कि ढाका की बेगम थी, और उसका मौसेरा भाई साकेत जंग, जो कि पूर्णिया का नवाब था, ने किया। अंग्रेजों ने जवाब
अंग्रेज़ों ने नवाब सिराजुद्दौला के समय कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया। जब इसकी जानकारी सिराजुद्दौला को हुई तो उन्होंने अपनी सेना के साथ कलकत्ता का अभियान किया। उस समय कलकत्ता का अंग्रेज प्रभारी रॉजर ड्रेक और सेनापति मिनीचिन था, जो सिराजुद्दौला के डर से भाग खड़ा हुआ तथा ये लोग फुल्टा नामक बंदरगाह पर जाकर छिप गया। ब्लैक होल की घटना आगे देखेंगे। ब्लैक होल की घटना, यह घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। तो आइए देखते हैं। नवाब सिराजुद्दौला अपने कलकत्ता अभियान के क्रम में 20 जून 1756 ईस्वी को एक छोटे से काल कोठरी में 46 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया। जब अगली सुबह काल कोठरी खोला गया तो उसमें मात्र 23 अंग्रेज जीवित बचे। इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। आगे देखते हैं। यही घटना बैटल ऑफ पलासी, ब्लैक होल की घटना ही पलासी के युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। तो चलिए आइए देखते हैं। यही घटना बैटल ऑफ पलासी का तत्कालिक कारण बना। इस घटना का विवरण हॉलवेल नामक अंग्रेज ने किया था। ब्लैक होल की घटना का विवरण हॉलवेल नामक अंग्रेज ने दिया। जब ब्लैक होल की घटना का पता कंपनी के मद्रास स्थित मुख्यालय को लगा तो वाटसन एंड रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक बड़ी अंग्रेजी सेना कलकत्ता पहुंची और कलकत्ता के प्रभारी मानिकचंद से समझौता करके कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता के प्रभारी कौन थे? तो मानिकचंद। उससे समझौता कर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अब देखेंगे अलीनगर की संधि। यह संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। इस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी कंपनी को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया। साथ ही साथ युद्ध क्षति के रूप में मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा दिए गए व्यापारिक अधिकार को बहाल करने की घोषणा की। आगे देखते हैं पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पलासी। पलासी का युद्ध देखते हैं। पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पलासी। पलासी के युद्ध का मैदान वेस्ट बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर है। पलासी के युद्ध का मैदान वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर है। यह युद्ध कोई युद्ध नहीं था बल्कि एक षड्यंत्र था। यह युद्ध चंद घंटों में समाप्त हो गया। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को, डेट याद रखेंगे, 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा देते हुए अंग्रेजी कंपनी का साथ दिया। ध्यान रहे कि इस युद्ध में मोहनलाल मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सैन्य टुकड़ी सिराजुद्दौला के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आगे देखते हैं। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हार होने के बाद जब वे अपनी राजधानी वापस लौट रहा था तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर बना। अब मीर जाफर 1757 से 60 तक, मीर जाफर का कार्यकाल कब था? तो 1757 से 1760 तक नवाब के पद पर रहे। मीर जाफर 1757 से 60 तक नवाब के पद पर रहे। मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के इशारे पर काम किया करता था, जिस कारण उसे क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा जाता है। मीर जाफर ने 1 करोड़ 77 लाख रुपये अंग्रेजों को उपहार स्वरूप दिया तथा 24 परगना नामक जिला भी अंग्रेजों को प्रदान किया। आगे देखते हैं। मीर कासिम का कार्यकाल है 1760 से 63। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किसने किया? तो मीर कासिम ने, तथा मुंगेर में गोला बारूद तोपखाने की कारखाना की शुरुआत की। अब देखेंगे बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश कंपनी की सेना और भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ।
भारत की संयुक्त सेना में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की सेना और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना। फिर से एक बार देखेंगे, संयुक्त सेना में मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की सेना, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना शामिल थी। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, तो वहीं भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब शुजा-उद-दौला कर रहा था। आगे देखते हैं। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की जीत हुई। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना की जीत हुई। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में यह सबसे निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध का तात्कालिक कारण लाइसेंस का दुरुपयोग किया जाना था। इस युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत हुई। नोट में, इस युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर वेंसीटाट थे। आगे देखते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी, तो चलिए देखते हैं। एक 12 अगस्त 1765 को और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई, जिसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से भाग रॉबर्ट क्लाइव ने लिया और विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दी। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रॉबर्ट क्लाइव को विलियम पिट ने दिया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि देखेंगे। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस संधि की प्रमुख प्रावधान निम्न है। 1 नंबर में, इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कर वसूल करने का अधिकार प्राप्त किया, अर्थात दीवानी अधिकार प्रदान किया। आगे है नोट में, अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में अंग्रेजी कंपनी आया। अब दूसरा पॉइंट है, इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना अंग्रेजों ने प्रारंभ किया। कालांतर में यानी बाद में वारन हेस्टिंग ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना बंद कर दिया। अगला पॉइंट देखेंगे। इस संधि के तहत अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। नोट में, अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए। यह पॉइंट दोबारा हो गया है। तो चलिए आगे देखते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि। अब इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुआ। इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्न है। इस संधि के तहत युद्ध हर्जाना के तौर पर अवध के नवाब ने 50 लाख रुपया अंग्रेजी कंपनी को देना स्वीकार किया। आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत, इस संधि के तहत अवध के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। करा तथा इलाहाबाद के अलावे अवध के अन्य क्षेत्रों पर अवध के नवाब का शासन अधिकार बना रहेगा। नोट में, बंगाल के अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला हुआ। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला हुआ। अब आगे देखेंगे अवध यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1722 ईस्वी में सादत खां ने किया। मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया। बुरहान उल मुल्क की उपाधि रंगीला बादशाह ने प्रदान किया था। सादत खां ने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाकर अवध में शासन प्रशासन किया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत खां को नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया। आगे देखेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत खां को नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन सादत खां ने 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया। आगे देखते हैं। सादत खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद सफदरजंग बना। इसका मूल नाम अबुल मंसूर खां था। इसके समय में ही मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का 1748 ईस्वी में निधन हुआ। तत्पश्चात अगला मुगल बादशाह अहमद शाह बना, जिसने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया, जिस कारण इतिहास सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से याद करता है। अब आगे देखते हैं। 1754 ईस्वी में सफदरजंग का निधन हो गया। तत्पश्चात अवध का अगला नवाब
शुजाउद्दौला बना। शुजाउद्दौला के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें शुजाउद्दौला ने अफगानी मूल के शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। शुजाउद्दौला के समय ही बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध का नवाब शुजाउद्दौला ने किया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं। शुजाउद्दौला के बाद अवध का अगला नवाब आसफउद्दौला बना, जिन्हें अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ को बनाया। आसफउद्दौला ने अवध की राजधानी को फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ को बनाया। आसफउद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण तथा वहीं लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा का निर्माण मोहम्मद अली शाह ने करवाया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए। अब लॉर्ड डलहौजी को देखते हैं। डलहौजी 1856 ईस्वी में जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट के आधार को बनाते हुए अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया, जिसका विरोध वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने की। वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल थी। तो 1857 के विद्रोह में अवध और लखनऊ के क्षेत्र में भाग ली। बेगम हजरत महल ने वाजिद अली शाह को अपदस्थ करने के कारण 1857 की क्रांति में भाग ली और अवध और लखनऊ के क्षेत्र से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। अब हैदराबाद को देखेंगे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1724 ईस्वी में हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया। उसका मूल नाम चिनकिलीज खां था। उसका संबंध आसफ जाही वंश से थी। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। अब सुकरखेरा या शंकरखेरा का युद्ध, सुकरखेरा या शंकरखेरा का युद्ध का कार्य समय देखेंगे। 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के प्रतिनिधि मुबारिज खां और हैदराबाद के निजामुल मुल्क के बीच हुआ। देखेंगे फिर से एक बार। सुकरखेरा या शंकरखेरा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के प्रतिनिधि मुबारिज खां और हैदराबाद के निजामुल मुल्क के बीच हुआ। इस युद्ध में निजामुल मुल्क की जीत हुई। तत्पश्चात मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। आगे देखते हैं। पालखेड़ा का युद्ध यह युद्ध 1728 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच हुआ। इस युद्ध में हैदराबाद के निजाम की हार हुई। इस युद्ध की समाप्ति मुंशी शिवगांव की संधि के तहत हुई। इस संधि के तहत निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। हैदराबाद के निजामुल मुल्क का निधन 1748 ईस्वी में। हैदराबाद के निजामुल मुल्क का निधन 1748 ईस्वी में हुआ। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम देशी रियासत हैदराबाद बना, जिसने 1798 ईस्वी में स्वीकार किया कि आज़ादी के समय क्षेत्रफल के एक बार फिर से इस लाइन को देखेंगे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम देशी रियासत हैदराबाद बना, जिसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला पॉइंट है, आज़ादी के समय क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद था। आज़ादी के समय क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद था। आगे है, हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई के अंतर्गत ऑपरेशन कैटरपिलर और ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया। अब आगे है मैसूर को देखेंगे, जो कि टीपू सुल्तान इसमें है। मैसूर आज जिसे कर्नाटक कहा जाता है, उसे पहले मैसूर कहा जाता था। साथ ही साथ कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। मध्यकाल में कर्नाटक विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने शासन किया। विजयनगर के साम्राज्य के शासकों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य के शासन का अंत हुआ
तो उसके स्थान पर मैसूर को वाडियार वंश के शासकों ने शासन किया। इस वंश के अंतिम शासक कृष्णराज हुए, जो नाम मात्र का शासन था। उसके समय नंजराज और देवराज किसके समय? तो कृष्णराज के समय नंजराज और देवराज को देखा करता था, शासन प्रशासन को देखा करता था, जिसमें नंजराज वित्त मंत्री थे और देवराज सेनापति के पद पर थे। नंजराज की सेवा में हैदर अली शामिल हुआ। हैदर अली अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर नंजराज को गद्दी से अपदस्थ कर दिया तथा अपने आप को मैसूर का शासक घोषित किया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली ने किया। मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? तो हैदर अली ने 18वीं सदी में। आगे है, हैदर अली ने फ्रांसीसियों के मदद से तमिलनाडु के डिंडीगुल नामक शहर में 1755 ईस्वी में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किसने किया? तो हैदर अली ने। अब संभवतः हैदर अली अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। फिर से एक बार, संभवतः हैदर अली अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक है। हैदर अली ने प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों को पराजित किया। यह युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के तहत हुआ। अब आगे है, मद्रास की संधि के उल्लंघन के कारण द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ। यह युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के दौरान हुआ। यह युद्ध के दौरान हैदर अली और अंग्रेज सेनापति आर्यक्रूट के बीच हुआ था। 1781 ईस्वी में पोर्टोनोवो का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर अली की हार हुई। अब आगे देखते हैं, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली मारा गया। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई। तत्पश्चात मैसूर का अगला शासक टीपू सुल्तान बना। हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का अगला शासक टीपू सुल्तान बना, जिन्होंने द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध को जारी रखा। इस युद्ध की समाप्ति 1784 ईस्वी में हुए मंगलौर की संधि के तहत हुआ। तो यह चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो आज के इस सेशन में इतना तक ही। आगे के सेशन में दूसरा